हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपना अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको टीजीटी हिंदी का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 माइनस 0.07 इंटू 0.07 इंटू 0.07 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 को सरल कीजिए। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बता रखा है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले पॉइंट को हटा लो, पॉइंट को खत्म कर लो। कैसे? पॉइंट के बाद कितने एक है तो क्या लिख सकते हैं हम? पॉइंट हटा के 7/10। तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, नीचे 10 आ गया। तो इनटू में पॉइंट के बाद कितना है? इसमें एक है तो क्या लिख सकते हो? पॉइंट हटा के 7/10। ऐसे अगला भी लिख सकते हैं हम 7/10 माइनस अगला है 0.07। पॉइंट के बाद कितने? 2 है तो इसका मतलब है 7/100 लिख सकते हैं हम। पॉइंट के बाद 2 है तो 100 से डिवाइड करते हैं। इंटू में पॉइंट के बाद दो दो नंबर है तो 7/100 से करते हैं। ठीक, ऐसे इधर 7/100 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। अब एक चीज देखो, इस वाले में 7 इंटू 7 इंटू 7 है और इस वाले में भी 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन उठा लेंगे क्या? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब नीचे देखो, नीचे कितने जीरो? 1 2 3। इधर कितनी जीरो? 6। तो 3 कॉमन आ जाएगी जीरो, 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लिया हमने। तो ब्रैकेट में क्या बच गया? ये एज इट इज सारा बाहर आ गया। जब ये जो पूरा था ये तो पूरा तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया? 1 बच गया। माइनस 7 7 7 तो बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन में इन कितनी जीरो है? 6 जीरो, 6 में से 3 बाहर आ गई तो बची कितनी? 3 जीरो अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 3 7 से ये 3 7 गए कट, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा है 1/1000 इंटू में अब इस वाले का 1 माइनस 1/1000। ठीक, अब क्या करेंगे? 1/1000 तो यहाँ से एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 1000। तो 1 है इसके नीचे, 1000 बना लेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 से। तो 1000 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1000 बनेगा। माइनस यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 1 से। तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 1 का 1। तो क्या बनेगा? 1/1000। तो 1000 में से एक गया 999 अपॉन 1000। तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये बन चुका 999 अपॉन 1 2 3 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये 6 जीरो। ठीक, अब जो ये 6 जीरो है तो 6 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दो। 9 9 9 तो है ही, तो कितने हो गए? 3। तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ये, यहाँ पे जीरो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.000999। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0.678 बार इंटू में 0.58 का बार। अब क्या करेंगे? जैसे 6 6 7 8 का बार है तो यहाँ पे 6 पूरा डिजिट लिख देंगे, 6 7 8। फिर माइनस किससे कर देंगे? जो जिस पे बार नहीं है। तो ऐसा कोई मतलब जो भी जिस पे बार नहीं है माइनस भी उसमें से करते हैं जो पॉइंट के बाद है। पॉइंट के बाद अगर बार नहीं है तो वो माइनस करेंगे, अगर पॉइंट के बाद बार नहीं है कोई सा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो 6 से कोई पॉइंट के बाद कोई बार नहीं है तो इसका मतलब हम सीधा 6 7 8 लिख देंगे। अपोन में क्या आएगा? पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो, जितने पे बार नहीं है उतने 0 लगा दो। पॉइंट के बाद सब पे बार है, कितने पे बार है? तीनों पे बार है तो 3 9 3 लग जाएंगे। कितने 9 लग जाएंगे? 3 9। मतलब मैंने क्या बताया है, 0.678 है, 678 पे बार है तो ऊपर क्या लिखते हैं? टोटल लिख के माइनस कर देंगे इससे पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है। तो हमने पूरा लिख दिया 6 7 8। माइनस करेंगे किससे? जिस पे बार नहीं है पॉइंट के बाद। ऐसा कोई पॉइंट के बाद ऐसा कोई है ही नहीं जिस पे बार ना हो, सब पे बार है, खत्म बात। अपोन में क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0। तो पॉइंट के बाद तीनों पे बार है तो 3 9 आ जाएंगे इंटू। अब यहाँ पे 0.58 पे बार है तो 58 माइनस कर देंगे किससे? पॉइंट के बाद जिस पे बार नहीं है तो दोनों पे बार है तो बात खत्म। अपोन पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतने 9 लगा दो, कितने पे बार है? 2 पे, तो 99 लगा दिया। ठीक, अपोन में और कुछ है नहीं, और कोई ऐसा नहीं है जिसपे बार नहीं है तो ऐसे छोड़ देंगे फिर। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे हम? अब इसकी देख लो कटता हो तो 3 से कट जाएगा ये। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचे, 3 6 18। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो क्या बन गया? 226 अपॉन 333 इंटू 58 अपॉन 99। अब इसकी मल्टीप्लाई कब तक करने बैठोगे?
तो सीधी बात है, मैंने क्या बता रखा है, लास्ट की करके देख लो, 6 की मल्टीप्लाई 8 में कर लो, 8 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए, अपोन में नीचे वाले ही कर लो, 9 3 27, लास्ट में 7 आना चाहिए। ऑप्शन में देख लो किस में ऐसा जिसमें 8 और 7 हो लास्ट में ये कट गया, ये भी कट गया, तो ऐसे 2 बच गए। तो इसका मतलब है हमें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है जब हमें पूरा करना ही पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर लो भैया, पूरे करो मल्टीप्लाई। 226 की मल्टीप्लाई 58 में करो, 226 की मल्टीप्लाई 58 में करो, क्या बनेगा, 8 6 48, 4 ऊपर 8 दूनी 16 20, ऐसे लगे 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, ये 5 6 30, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 13, हासिल लगाए 5 दूनी 10 1 11, 8 0 8 3 11, हासिल लगाए 1 2 3 1, क्या बन गया हमारे पास बन गया 13108। देख खाली एक ऑप्शन है जिसमें 13108 आगे करने की जरूरत नहीं, सीधा लगा के आगे चलना, पर मैं आपको नीचे का भी बता देता हूँ। अब 333 की 9 में मल्टीप्लाई कर लो, 333 की 99 में क्या बनेगा, 9 3 27, 2 ऊपर 9 3 27 29, हासिल लगे 2 9 3 27 2 29, ऐसे ही इधर आ जाए बिल्कुल, 9 3 27, हासिल लगे 2 9 3 27 2 29, हासिल लगे 2 9 3 27 2 29, ठीक, क्या बन गया 7 9 7 16, हासिल लगाए 9 9 18 19, हासिल लगाए 9 2 11 12, हासिल लगाए 3 2 9 6 7। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में ही है, ठीक, आई होप समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि विराट ने 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर दर पर 34,400 रुपये जमा किए। मतलब विराट है जिसने किस रेट पर, 20% के रेट पर, 20% की ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज है जिसपे जमा किए कितने रुपए, 34,400। तो 2 वर्षों के बाद विराट को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, 2 वर्षों के बाद विराट को प्राप्त कुल राशि कितनी, मतलब ये पूछ रहे 2 वर्ष बाद विराट के पास कुल राशि कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल राशि पूछ रहा है, कुल राशि, मतलब ये मिश्र धन पूछ रहा है, हमें अमाउंट पूछ रहा है, तो हमारी अमाउंट क्या होगी। क्वेश्चन को दोबारा समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विराट ने 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से, मतलब जो विराट है उसने 20% की दर से चक्रवर्ती ब्याज है जिसपे उसने जमा कितने रुपए किए, 34,400 रुपये। तो ये पूछ रहे 2 वर्ष के बाद विराट के पास कुल कितनी राशि हो जाएगी, कुल राशि पूछ रहा है, मतलब अमाउंट पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो इसने कहा कितनी जमा की है, 34,400। जो जमा करी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल या मूलधन। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना हमारे पास, 34,400। अब रेट कितना दे रखा है, दर दे रखा है 20%। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर फ्रैक्शन याद नहीं है तो कैसे करेंगे, 20% हटा के अपन 100 तो काटते हैं 20 पंजा 100, ठीक। अब क्या फ्रैक्शन बन गया, 1/5। तो पहले साल जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 5 से 6। दूसरे साल ब्याज क्या होगा, 5 से 6। तो 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। तो ये हमारा होगा मूलधन प्रिंसिपल, ये होगा हमारा मिश्रण अमाउंट। तो हमें 36 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें प्रिंसिपल हमने निकाला 25 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 34,400। मतलब 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 34,400। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 34,400 अपॉन 25 यूनिट। तो यहाँ से काट देंगे इसको, 5 पंजे 25, 5 6 30, 4 बच गए, 5 8 40, 4 बच गए, 5 8 40 और 0। अब 5 से फिर काट दो, 5 1 5, 1 बच गए, 5 3 15, 3 बच गए, 5 7 35, 3 बच गए, 5 6 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1376। और हमसे पूछ रहा है मिश्रण मतलब अमाउंट की वैल्यू, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1376 इंटू 36। तो क्या करना, पूरे की मल्टीप्लाई करने के लिए तो लास्ट वाले करना, 6 चंग 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, वो आंसर है। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 6 है भाई, दो में है, इसका मतलब सोल्व ये तो करवा के मानेगा। तो कर लो सोल्व, 1376 इंटू 36 क्या बनेगा, 6 छंग 36, हंसी लगे 3, 6 36, हंसी लगे 3, 7 6 42, 3 45, हंसी लगे 4, 6 18 कर 5, हंसी लगे 2, 6 कम 6 7 8, ठीक, इंटू 6 18, हासिल लगा 1, 7 22, हासिल लगे 2, 3 3 9, 2 11, हासिल लगा 1, 3 3 4। क्या बन गया हमारे पास, 6 8 8 5 13, हासिल लगा 2 2 4 5, 8 9 4। कितना बन गया, 49536, 49536, 49536। कौन से ऑप्शन में देखिए, 49536 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक।
अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तु की औसत मूल्य 17,760 है। मतलब इसने क्या बताया, इसने बताया है फर्नीचर की जो 3 वस्तु है उनका औसत मूल्य दे रखा है 17,760। ठीक है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है, मतलब उनका जो मूल्य है उनका अनुपात दे रखा है 3:5:7, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो हमसे पूछ रहे सबसे सस्ती वस्तु जो है उसका मूल्य क्या होगा, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। कितने यूनिट की, 3 यूनिट। अगर हमें अनुपात से हटाना है तो अनुपात से हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एक्स लगा देते हैं। पहली वस्तु होगी 3x का मूल्य, पहली वस्तु का मूल्य होगा 3x, दूसरी वस्तु का होगा 5x और तीसरी वस्तु का होगा 7x मूल्य। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है फर्नीचर की जो 3 वस्तु है उनका औसत दे रखा है 17,760। तो मतलब 3 वस्तु है उनका औसत निकाल लेंगे कैसे, तीनों का जोड़ 3x प्लस 5x प्लस 7x। संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा औसत। वो औसत हमें दे कितना रखा है, 17,760। ठीक, अब ये 3 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दो, 7x प्लस 5x 12x, 12x प्लस 5x 15x। तो 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17760 इंटू 3। अब क्या करें, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17760 इंटू 3/15। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 से काट दो, 5 3 15, 2 बच गया, 27, 5 पंजे 25, हासिल लगे तो 5 26 बन गए, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 3552। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, तो x की वैल्यू आई वो आई 3552। तो हमसे पूछ रहा है सबसे सस्ती वस्तु पूछो, सबसे सस्ती मतलब 3x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3x की वैल्यू आ गई 3552 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में। अब देख 3 की मल्टीप्लाई 2 कर लो 6, तो कौन से ऑप्शन में 6 है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। पर पूरी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 3552 3 की मल्टीप्लाई करते हो, 3 2 6, 3 5 15, हाथ लगाए 3 5 15 16, हाथ लगाए 3 3 9 10। क्या आंसर आ गया, 10656। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 3,990 प्राप्त होता है। मतलब एक संख्या है उसका हमने 50% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने पर कितना बनना है, 3,990। तो वो संख्या बतानी है हमें। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या है, उस संख्या का हमने 50% वृद्धि कर दी, मतलब 50% की वृद्धि कर दी उसमें, तो वो संख्या कितनी हो जा रही है, 3,990। तो हमें वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर फ्रैक्शन नहीं पता तो 50% हटा कर नीचे 100 लगा दो, 1/2। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कोई संख्या है उसका 50% की वृद्धि की, मतलब मान ले कोई संख्या x है, x में 50% की वृद्धि करके 50% का फ्रैक्शन है 1/2, मतलब 2 से 1 बढ़ गया तो कितना होगा 3। तो कितनी वृद्धि होगी, 3/2। जो ये वृद्धि हुई है, वृद्धि करने का हमें क्या प्राप्त होता है, 3,990। कितना प्राप्त होगा, 3,990। तो हमें वो संख्या बतानी, संख्या मतलब x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से x कैसे निकल जाएगा, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसके साथ 3990 के साथ मल्टीप्लाई में होगा 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 0। तो हमारे पास क्या बन गया, 1330 इंटू 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 2660। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन। अब देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 29 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है ए और बी, ए जो है किसी टैंक को 29 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हमें बताना टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो हमें क्वेश्चन में कहा है 2 पाइप है ए और बी, ए किसी टैंक को 29 घंटे में भरता है, बी किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो हमें बताना कितने समय में भरेगा। आप एक चीज देखो, ये क्वेश्चन में एक टाइम दे रखा है 29 घंटे में, एक दे रखा है 12 घंटे में। तो आपको इससे देख के लग रहा है इसका एलसीएम मुश्किल से निकलेगा। तो हम इसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज कर देंगे। कौन सा, एक पाइप ए है, बी है, दोनों को एक साथ काम करवाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताता है, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x पहला जो टैंक भरा जाता है, y जो है दूसरे टैंक जो भरा जाता है जितने टाइम में, और x प्लस वाई उसका जोड़। तो x कितना है 29 इंटू वाई 12 है अपॉन 29 प्लस 12।
तो क्या बन गया 29 इंटू 12 अपॉन 29 प्लस 12 क्या बन जाएगा 41। तो इसकी मल्टीप्लाई करो 29 की 12 में, क्या बन गया 9 दूनी 18, हासिल लगेगा 2 दूनी 4 5। तो यहाँ से करा 9 और 2 क्या बन गया 8, 9 5 14, हासिल लगा 1 3 3 4 8, क्या बन गया 3 4 8 अपॉन 41। तो इसको डिवाइड करता हूँ 3 4 8 को 41 से डिवाइड करता हूँ, किससे 41 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा अब देखो 40 लेके चलो, 40 में 340 किस पे जाएगा 40 7 320 और 40 अट्ठे 40 78 320, ठीक, और 40 में 360, तो 360 बड़ा हो जाएगा। तो 41 की कहीं ना कहीं हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 से। तो 41 की 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 41 की 8 से मल्टीप्लाई करके 8 का मान 8 चौक 32, कितना बन गया 328। तो 41 8 जा कितना बन गया 328, तो कितना बन गया 0, 4 में से 2 गए 2। तो हमारे पास क्या बन गया, इसको पहले उतार ले 8 सही में, जो रिमाइंडर है वो 20 अपॉन 41, 8 सही 20 अपॉन 41 घंटे। तो कौन से ऑप्शन में 8 सही 20 बटे 41 घंटे, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरे ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 2400 प्राप्त होता है। मतलब कोई संख्या है उसका हमने 60% वृद्धि कर दी, कोई संख्या है उसकी हमने 60% वृद्धि कर दी, तो वृद्धि करने पे कितना हो जा रहा है वो 2400 बन जा रहा है। तो हमें वो संख्या बतानी है। मतलब क्वेश्चन में है एक संख्या है उसका हमने 60% वृद्धि कर दी, वृद्धि करने पे कितना हो जा रहा है वो 2400, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो सबसे पहले तो देखो 60% कितना बैठा है, 60% का जो फ्रैक्शन होती है वो होता है 3/5। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे कर लो, 60% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 20 से काट दो, 20 ये 60 और 20 पंजे कितनी फ्रैक्शन आ गई 3/5। तो कोई संख्या मान लो x है, तो फिर उसने बोला जो संख्या है उसका 60% वृद्धि कर दी, तो x का 60% वृद्धि करते 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, मतलब 5 पे 3 बढ़ गए, तो 5 + 3 8, तो क्या बन गया 8/5। और वो करने के बाद वृद्धि करने में कितना प्राप्त होता है 2400, कितना प्राप्त होगा 2400। तो हमें वो संख्या बतानी, संख्या मतलब x की वैल्यू बतानी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइडर में उधर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2400 × 5, जो मल्टीप्लाई में x के साथ वो डिवाइड में चले जाएगा 8, तो 8 से काट दो, 8 × 24 300, तो क्या बनेगा 300 × 5, तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 5 × 15, जितने जीरो है वो लगा दो, कितना आ गया आंसर 1500। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। अब 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 71 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है। मतलब एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण दे रखे हैं 71 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। मतलब पहला विकर्ण जो है, मतलब जिसको हम D1 मानते हैं, वो कितना दे रखा है 71 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जो है जिसको हम D2 मानेंगे वो दे रखा है 52 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। जब भी हमें समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में विकर्ण 1 इंटू में विकर्ण 2, ठीक। तो 1/2 विकर्ण 1 कितने 71 इंटू में विकर्ण 2 कितना है 52, तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 बजे 2 6 12, तो कितना बन गया 71 इंटू में 26। तो अब लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई में 6 कम 6, तो लास्ट में 6 किसके 2 ऑप्शन में, इसका मतलब है करना तो देखो पड़ेगा सोल्व इसको। तो 71 की मल्टीप्लाई कर दो 26 में, तो 6 कम 6 7 6 42, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कम 2 2 7 14, कितना बन गया 6 2 2 4 4 4 8 1 1846। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब एक कक्षा में 29 विद्यार्थी हैं, उनका औसत आयु जो है कितनी रखी है 15 वर्ष। तो फिर यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो एक शिक्षक है उसकी आयु शामिल कर ली तो संपूर्ण समूह का औसत आयु 16 वर्ष हो जाते हैं। तो पूरे समूह की जो आयु है वो कितनी हो जाती है 16 वर्ष। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें शिक्षक की आयु बतानी है। पहले तो ये देखो, पहले इस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, पहले कक्षा में थे 29 विद्यार्थी, जिसका दे रखा था औसत 15 वर्ष। तो फिर जैसे ही एक शिक्षक जुड़ा, शिक्षक के जुड़ने पर उसका औसत आयु कितनी हो जा रही है 16। तो शिक्षक के जुड़ते टोटल कितने हो गए 30, तो टोटल 30 हो गए और उसकी आयु औसत आयु दे रखी है 16, और जब 29 विद्यार्थी थे उनकी औसत आयु दे रखी है 15। अगर हम जो जिसकी औसत 30 है, मतलब 30 एक कक्षा में 30
शिक्षक 30 हो गया, 30 आदमी हो गए, उनकी औसत आयु दे रखी 16, इनका सम निकाल के, इनकी औसत का योग निकाल, मतलब इनकी आयु का योग निकाल के, और जो हमारा 29 विद्यार्थियों का 29 विद्यार्थियों का जो औसत 15 है, इस इनकी आयु का योग निकाल के अगर दोनों को घटा दे, दोनों को माइनस कर दे, तो हमारे पास जो बाद में जुड़ा है, मतलब शिक्षक जुड़ा है, उसकी आयु आ जाएगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ 29 विद्यार्थी की औसत आयु 15 दे रखी है। जब एक शिक्षक जुड़ा, जुड़ते 30 हो गए, तो 30 होते ही उसकी आयु औसत आयु होगी 16। तो जब हम 30 आदमियों की औसत आयु, 30 आदमियों का जो आयु का औसत है वो पूरा निकाल देंगे, योग निकाल देंगे, और जो पहले 29 आदमी थे, 29 आदमी का जो योग है आयु का वो निकाल देंगे। जब 30 आदमी से 29 आदमी को घटा देंगे हम उनका योग को, तो एक आदमी जो बच गया, जो बाद में जुड़ा था, उसकी आयु निकल जाएगी। मतलब वो कौन जुड़ा था? शिक्षक। देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम योग निकालते हैं, आयु का योग निकाल लेते हैं किसके? 29 विद्यार्थियों का। तो 29 विद्यार्थियों को कैसे निकालते हैं? जो औसत है कितनी? 15। औसत की गुणा करते हैं किसमें? जितने विद्यार्थी हैं, 15 इंटू 29। तो 15 की मल्टीप्लाई करो 29 में, कितना बनेगा? 29 में करना 15 की मल्टीप्लाई, कितना बन जाए? 5 9 45, 5 से लगे 4, 5 9 10 14, 29। तो कितना बनेगा? 5 9 4 13, हाथ से लगा 1 2 3 4, कितना बनेगा? 435। कितना बनेगा? 435। ठीक। इसके बाद फिर कितने हो गए? 30 हो गए। 30 की आयु निकालनी है, आयु का योग, वो कितना हो जाए? जब 30 हो गए, एक शिक्षक जुड़ते ही उसके औसत कितने रखे? 16। तो 16 की मल्टीप्लाई 30 में कर दी, कितना बन जाएगा? 480। अब जो योग 30 का योग 30 लोगों का योग आया 480, अभी आया 32 लोगों का। जब इसमें से माइनस करते हैं तो वो एक का निकलेगा, और वो एक किसका निकलेगा? जो बाद में जुड़ा था। वो जुड़ा कौन था? शिक्षक। तो हमें शिक्षक का ही पूछा, तो 480 में से कितना घटा देंगे? 435। तो कितना बचेगा? 10 में से 5 5 में 7 में 4, तो कितना आया? 45 आयु आ गई उसकी, 45। तो वो 45 आयु किसकी आई है? शिक्षक की। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक। अब देखो 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 10वां क्वेश्चन बोलता है 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए, मतलब 2 विद्यार्थी है, वो दोनों विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 4 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब उनमें से जो एक विद्यार्थी है उसने दूसरे विद्यार्थी से 4 अंक अधिक लाए। ठीक है। तो और उसके अंक, उनके अंकों के योग का 58% है। मतलब उस एक विद्यार्थी, जो एक है, उस एक से उसके अंक, जो एक विद्यार्थी है, उस एक विद्यार्थी का जो है दोनों विद्यार्थियों के योग के अंक का 58% है। ठीक है। तो फिर ये बताना है उन दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग कितना होगा। तो दोनों के द्वारा जो अंक प्राप्त किया उनका योग कितना होगा, हमें क्वेश्चन में कहना है। तो दोबारा समझो इस क्वेश्चन। 2 विद्यार्थी हैं, वो 2 विद्यार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए, तो उसमें इन्होंने बताया कि एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी से 4 अंक फालतू लाया। तो फिर उसके जो एक विद्यार्थी है, उस एक विद्यार्थी का जो है, एक विद्यार्थी जो है उसका जो है दोनों विद्यार्थियों का जो योग है उसका 58% है। जो एक विद्यार्थी है, उस एक विद्यार्थी जो है दोनों विद्यार्थियों का योग का 58% है। तो हमें दोनों विद्यार्थी उनका अंक मिले हैं, उनका योग बताना है। अब चीजों को समझो। पहले बोल रहा है, पहले क्या बताया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताया एक विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थी से 4 अंक फालतू है। मतलब एक विद्यार्थी मान लीजिए, एक मान लिया दूसरा विद्यार्थी ये, तो एक विद्यार्थी के 4 अंक फालतू है दूसरे वाले से। मतलब मान ले पहले विद्यार्थी के अंक x है, दूसरे विद्यार्थी के कितने हो जाएंगे? दूसरे विद्यार्थी के हो जाएंगे इस वाले से 4 कम, क्योंकि एक के फालतू है ना 4। जब फर्स्ट वाले के x नंबर हो गए तो दूसरे वाले के जो है इससे कम हो गए। कितने कम हो गए? 4। तो x - 4, बात वही पड़ेगी ना। एक विद्यार्थी के 4 x - 4 अंक हो गए, एक विद्यार्थी के x हो गए। तो क्वेश्चन में बोला ना एक के 4 ज्यादा है, तो एक के 4 ज्यादा है, इसके x - 4 हो गए, तो एक 4 ज्यादा हो गए, ये x हो गए। मतलब फर्स्ट वाले विद्यार्थी के नंबर हो गए x, दूसरे वाले के हो गए x - 4। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी के जो दोनों विद्यार्थियों का योग है उसका 58% अंक है। जो मतलब एक विद्यार्थी है उसके अंक जो है, मतलब एक विद्यार्थी के अंक कितने? x है। तो एक विद्यार्थी के जो अंक है वो कितने होंगे? दोनों विद्यार्थियों के योग, अंक का योग का 58%। दोनों विद्यार्थियों
अंक का योग कितना हो जाएगा, x प्लस x माइनस 4 का इनका योग का 58%, तो इसका 58% निकालेंगे 58/100। ठीक, तो कितना बन गई, x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इंटू 58/100। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो क्या बन गया 100x इज इक्वल टू 2x माइनस 4/58। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल, तो 100x 58 की मल्टीप्लाई 2x में करेगा तो कितना बन जाएगा 116x, माइनस 58 की मल्टीप्लाई 4 में करेगा बन जाएगा 232। तो अब एक चीज़ देख, ये प्लस जो x वाले वेरिएबल एक साथ ले आओ, इस वाले को इधर ले जाओ, 116x को इधर ले गए तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, तो कितना बन जाएगा 100x माइनस 116x इज इक्वल टू ये कितना माइनस 232 है। तो 100x में से 116x घटाएंगे तो कितना बचेगा 16x, पर वो 16x किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, 116 बड़ा है ना, तो उसका माइनस साइन है तो वो आएगा इसके हिसाब से। ठीक है, वो किसके बराबर हो माइनस 232 के, तो माइनस साइन से माइनस साइन कट रहा है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड मिल जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 232/16। तो काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बज गया 2 16, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 1 2 8 16, तो फिर से काट दो, क्या बच गया हमारे पास x की वैल्यू 58/4। तो काट दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, तो 29/2, तो 29/2 आ गया, कितना आ गया x की वैल्यू 29/2। इसको डिवाइड कर दो, तो 29 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 2 एकम 2 खत्म, 9 बज गया 2 चौक 8, 1 बज गया 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 2 पंजे 10 खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 14.5। मतलब पहले विद्यार्थी के अंक कितने आ गए, पहले विद्यार्थी के अंक आ गए 14.5 और दूसरे विद्यार्थी के कितने आ जाएंगे 14 माइनस 4 है, तो x कितना है 14.5, तो 14.5 में से 4 घटा दो, कितना बन जाएगा 10.5। दूसरे विद्यार्थी के अंक कितना आ गया 10.5। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों विद्यार्थी के जो अंक मिले उनका योग क्या होगा, पहले का 14.5 और 10.5 का योग कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 14.5 प्लस 10.5 इनके अंकों का योग करना वो आंसर है। तो 14.5 10.5 कितना बन जाएगा 5 5 10, हासिल लगाए 4 1 5 2, कितना बन गया 25। तो हमारा आंसर कितना होगा 25। तो कौन सा ऑप्शन है 25, 25 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 40 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। मतलब 2 पाइप है ए और बी, तो ए किसी टंकी को 40 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी का भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, तो एक जो है एक टंकी को भरने में 40 घंटे लेता है, बी उसी टंकी को भरने में 10 घंटे लेता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब दोनों को एक साथ चालू कर दिया तो कितने टाइम में टंकी भरते हैं। सीधी सी बात है, जब भी मैंने क्या बताया था, जब भी मतलब दोनों को एक साथ काम करवा रहे तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी वाला x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो x कितना है 40, x कितना है 40 और y कितना है 10, y इंटू 10 और 40 प्लस 10 कितना बन गई, तो 40 इंटू 10 अपॉन 50। तो काट दो, 10 पंजे 50 और 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 8 घंटे, करेक्ट आंसर। ठीक, ये इसका दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका क्या है, ए जो है किसी टंकी को 40 घंटे में भर रहा है, बी उसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है। तो अगर हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो हमने 10 और 40 का एलसीएम लिया, कितना आ जाएगा 10 एकम 10, 10 चौक 40, 4 एकम 4, तो कितना आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया 40। अगर टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया हमने टोटल टाइम से तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। 40 डिवाइडेड बाय 40 1, तो ए 1 घंटे में 1 काम कर रहा है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 बल्कि 4, बी 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। तो फिर इसने बोला दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो दोनों ने जब एक साथ काम शुरू किया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब भी हमसे ये बोले समय कितना लगेगा तो टोटल वर्क के ऊपर अपॉन में उन दोनों का ए बी
दोनों का एक घंटे का काम नीचे आएगा, मतलब टोटल वर्क ऊपर, अपोन में उनके 1 घंटे का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है 40, अपोन में 1 घंटे का काम दोनों को कितना है, ए का 1 घंटे का एक काम है, बी का 1 घंटे का 4 काम है, तो 1 + 4 5, तो 5 × 40, तो 8 घंटे करेक्ट आंसर। ठीक, अब 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 11 घंटे में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को 11 घंटे में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 29 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए किसी काम को तो 11 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 29 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पहले दिन काम की शुरुआत बी से करते हुए एकांतरित दिनों में काम करता है, मतलब पहले उन्होंने किससे काम करवाया, बी से काम शुरू करवाया और दोनों ने एकांतरित दिन काम किया, मतलब एक दिन बी ने काम किया, एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, एक दिन ए ने किया, तो उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय है, तो हमें बताना है काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 11 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 29 दिन में कर सकता है। तो पहले जो है उन्होंने काम किससे करवाया, बी से काम की शुरुआत करी और एकांतरित काम करा, मतलब एक दिन बी ने काम किया, एक दिन ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। तो हमें ये बताना है कि पूरा काम करने में कितना समय लगा। अब देख, एक काम 11 दिन में हो रहा है, एक काम 29 दिन में, दोनों ओड में है, तो इनका एलसीएम लेना हार्ड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, अब देखो, ए जो है किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 29 दिन में कर रहा है। जब आपको दिख रहा है इनका एलसीएम लेना कठिन है, तो सीधा टोटल वर्क क्या लिख दो, इनकी गुणा करके, मतलब 11 × 29, ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, तो अगर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका एक दिन का काम कितना है। जब 11 × 29 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 29। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 29, तो 11 × 29 को 29 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 11। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 11। फिर उसने बोला है पहले हमने बी से काम करवाया, फिर बी से स्टार्ट किया काम और एक एक दिन काम किया, बी ने किया, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने। तो हमें बताना कितने समय में, बी ने एक दिन में 11 काम किया और ए ने फिर काम किया 29, तो 2 दिन में इन्होंने मिलकर कितना काम करते हैं, 2 दिन में मिलकर इन्होंने काम करते हैं 29 + 11 40, तो 40 काम कर दिया। तो टोटल वर्क देख लो, टोटल वर्क कितना है, 29 की 11 में मल्टीप्लाई करके, 29 की 11 में मल्टीप्लाई करके 1 9 9 1 दूनी 2, ठीक, तो 1 9 9 1 दूनी 2, तो 9 9 2 11, हाथ लगाए 3 319। कितना टोटल काम होगा, टोटल काम है 319। तो हमें इस 40 को 319 के पास पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो अगर हम 40 को 8 से गुणा करते 320 हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमें 40 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से। तो 40 की 7 से गुणा किया तो कितना बनेगा, 280। तो इधर भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना बन गया, 7 दूनी 14, तो 14 दिन में कितना काम होगा, 280 काम होगा। ठीक है, अब 319 पूरा काम है, 280 काम होगा, तो काम कितना रहेगा, 39। तो अब जब इतना काम होगा तो अब बारी किसकी आएगी काम करने की, जिसने स्टार्ट किया था, स्टार्ट किसने किया था, बी ने। तो बी कितना काम करते हैं एक दिन में, 11, तो 11 काम और होगा कितने, एक दिन में। तो कितना काम होगा पूरा, भाई काम पहुंच गया 291 काम होगा, कितने दिन में, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। अब काम काम करने का बारी आएगी ए की, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 29 काम कर रहा है, और काम रह कितना गया, 9 ये और 19 वो, 28 काम रहेगा। कितना काम करवाना, 28 काम करवाना है। पर जो ए है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन के अंदर 29 काम करता है, पर हमें करवाना 28 काम। एक दिन में कितना काम करता है, 29 यूनिट। तो हमें निकालना है कि 28 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो हमें वर्क पूछ रहा है, वर्क से हमें टाइम निकालना है, तो हमें वर्क को लिखना पड़ेगा। मतलब एक दिन में ए 29 यूनिट काम करता है, मतलब 29 यूनिट काम जो है ए एक दिन में करता है। ठीक, तो हमसे पूछा, हमसे काम कितना करवाना, 28 यूनिट काम करवाना। तो 1 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 1/29 दिन में। और अब पूछ रहे हमें करवाना 28 यूनिट काम, तो 28 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 28/29। ठीक, तो 28/29 में कितना काम हो जाएगा, 28 काम हो जाएगा। तो काम पूरा हो जाएगा कितना, 319, और कितने दिन में, 28/29 दिन में। तो 15 दिन पहले प्लस में 28/29 दिन ये, तो 15 + 28/29 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 सही 28/29 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया। अब देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 62 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य करनी है, 62 से। तो 62 से करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम कैसे करेंगे, इस 62 को तोड़ लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो इसका 62 का हमने फैक्टर किया, क्या बन जाएगा,
दो तीन 6, दो एकम 2, तो ये 31 से कट जाएगा। तो क्या फैक्टर बन गया 31 और 2। अब जो भी इनसे डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर है। अब जैसे 2 है, 2 का रूल क्या कहता है, लास्ट का जो नंबर है 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इसका मतलब डिवाइड है। तो क्या 2 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 4 भी। तो मतलब सारे ऑप्शन जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब चेक करने 31 से, तो 31 से चेक करने के लिए पहले वाले ऑप्शन को 31 से चेक करो। 5 9 3 5 2 6, इसको 31 से देखो, 31 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 31 एकम 31, कितना बचेगा, 9 में से 1 बचा 2। अब उतार दिया हमने 3, क्या उतार दिया 3। अब देखो 31 30 है, तो 30 की मल्टीप्लाई 30 की मल्टीप्लाई ऐसे करें जो 280 के पास आ जाएगा। तो 30 नम 270, 30 नम 270, इसका मतलब है 31 की मल्टीप्लाई 9 से करके देखो। 9 कम 9 9 3 27, कितना है 31 नम, कितना आ गया 279, कितना बच गया 4। ऊपर से उतार लिया हमने 4 5, तो 31 एकम 31, कितना बच गया 5 में से गया 4 बचा 1 बचे, तो यहाँ से उतार लिया 2। अब देखो हमें 142 कितने पर है, 30 को देख लो, 30 से 140 के आसपास कितने पे जाएगा, 30 चौक 120, 30 पंजे, तो मतलब 4 से करके देखो, 31 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखो, 4 कम 4 4 के 12, तो 31 चौक क्या बन जाएगा हमारे पास, 31 चौक बन जाएगा 124। तो 12 में से 4 गए 8 बचे, 3 में से 2 गए 1, 18, यहाँ से उतार लिया 6, ठीक, यहाँ से उतार लिया 6। अब 31 को देखो 86 पे कटेगा, तो 31 की मल्टीप्लाई आप किस पे करके देखो, 31 की मल्टीप्लाई आप जो है किस पे करके देखो, 31 की मल्टीप्लाई आप किस पे करके देखोगे, यहाँ पे 31 पंजे 31 छिक देखो, 6 1 6 6 3 18, देखो 6 से पूरा जा रहा है, तो 186 पूरा कट गया। तो इसका मतलब पूरा कट गया, 31 से नहीं विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर यही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये डिजिट छोटी होती तो जल्दी हो जाता है, डिजिट बड़ी है तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि 3200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 480 में बेचा जाता है, मतलब एक चीज पे मतलब अंकित मूल्य कितना दे रखा है 3200, उस 3200 मूल्य पे जो अंकित मूल्य है तो उसको 480 में बेचा जाता है, तो उसको छूट प्रतिशत कितनी होगी हमें ये बताना। मतलब ये क्वेश्चन में ये कह रखा है एक वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य है वो 3200 है, तो उस वस्तु को कितने में बेची जाती है 480 में बेची जाती है, तो उस पर छूट कितनी होगी। मतलब अंकित मूल्य कितना दे रखा है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है 3200, तो उसको बेचा जो जाता है उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना 480, बेचा कितने में जाता है 480 में, तो हमें बताना है उसे छूट प्रतिशत कितना हुआ। तो छूट प्रतिशत निकालने के लिए अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालने, छूट निकालनी है, तो वो कैसे निकालते हैं, जितनी छूट वो ऊपर अपोन में अंकित मूल्य नीचे इंटू 100। तो हम पहले तो डिस्काउंट चाहिए और अंकित मूल्य चलो हमें दे रखा है, तो पहले छूट निकालनी पड़ेगी। तो छूट कैसे निकालते हैं, मतलब किसी चीज पे अंकित मूल्य 3200 है और वो पेज इतने पे रहा है, तो अगर हम अंकित मूल्य में से उसकी जो अंकित मूल्य में से हमने विक्रय मूल्य घटा दिया, मतलब जितने में वो बेची है विक्रय मूल्य घटा दिया, सेलिंग प्राइस घटा दिया अंकित मूल्य में से, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा छूट, डिस्काउंट। तो अब हमने क्या किया, 3200 जो हमारा अंकित मूल्य था उसमें से किसमें से घटा दिया, विक्रय मूल्य में से, जितने में से बेची है, तो 480 माइनस कर दिया, तो हमारी ये छूट आ जाएगी। तो माइनस किया तो 0 0, 10 में से 8 गए 2 बचे, 11 में से 4 गए 7 बचे, तो बन गया 2720। तो 2720 क्या आ गया, 2720 आ गया, हमारी जो छूट आ गई वो कितने आ गई, छूट आ गई 2720। तो हमें छूट परसेंटेज निकालना, छूट परसेंटेज कैसे निकाल, छूट ऊपर अपॉन में अंकित मूल्य इंटू 100, छूट कितनी है 2720 की, अपॉन हमारा अंकित मूल्य कितना 3200 इंटू 100। अब 2 0 से 2 0 कटेंगे, अब इसको काट लो 2 से, 2 एकम 2 1 2 6 12, तो इसको काट लो 2 एकम 2 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12 0, तो फिर इसको 2 8 16, तो 2 6 12 2 8 16 0, तो फिर 8 से 2 चौक 8, 2 3 6 2 चौक 8 2 0, तो 4 से कट जाए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 7 14 0, तो 2 से कट जाएगा कितने पे 2 8 16, 1 बच गया, 2 5 10, कितना आ गया 85%, कितना आ गया 85%। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक। 15 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
x का वह मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है किसका, जो 5 की पावर x इंटू दे रखा है 25 की पावर 18 इंटू 125 की पावर 4 बराबर है इसके 625 की पावर 13। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x। तो x की क्या है, x की वैल्यू 5 की पावर x, तो x जो है पावर में है किसकी 5 में। तो अब हमें क्या करना है, जितने भी ओड डिजिट हैं उसको हमें 5 की पावर में बनाना है, क्योंकि 5 की पावर में x है, हम इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। तो कैसे सोल्व करेंगे, जितने भी ये डिजिट है सबको 5 की पावर में बनाओ। तो ऐसे 5 की पावर में बना देंगे तो उसका बेस सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो उसकी पावर ऐड कर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 5 की पावर x ऐसे लिख दे, 25 का फैक्टर करो, 25 का हमने फैक्टर दिया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, तो कितने बन गई 5 की पावर 2। तो मैं इसको 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ की पावर 18 इंटू में। अब 125 का फैक्टर करो, तो 125 का फैक्टर दिया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, कितनी बनी 5 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 4। ठीक है, इसके बाद देखो अब 625 का निकालो, 625 को करो फैक्टर, 5 एकम 5 12, 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25। अब 5 से अगर 5 दूनी 10, 2 बजे 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, कितना 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हो 625, 5 की पावर 4 की पावर 13। अब क्या, जो पावर की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जो पावर की पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखते हैं अब क्या है आंसर। देखो 5 की पावर x ऐसे था गया इंटू 5 की पावर 2 की पावर 18, तो 2 की मल्टीप्लाई 18 में होगा कितना बन गया 36, तो 5 की पावर 36 इंटू 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 4 12, तो क्या बन गया 5 की पावर 12 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, 4 की पावर 13 है, तो 4 इंटू 13 क्या बन गया 13 इंटू 4 बन गया हमारे पास 52। ठीक, अब देखो बेस इनका सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये 5 की पावर x प्लस 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 5 की पावर 12। अब देखो बेस सेम है इनकी और इजिकल टू साइन है, तो जब बेस सेम है इजिकल टू साइन है तो पावर भी बराबर आ जाएगी, पावर भी हम बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 12, तो 36 प्लस 12 क्या बन गया 48, तो x प्लस 48 इज इक्वल टू 52। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 52 ये प्लस में उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 48 क्या बन गया 52 माइनस 48 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर।